हम दिन भर में पता नहीं कितनी बार बिना सोचे समझे आई एग्री या वो छोटे से टर्म्स एंड कंडीशंस वाले बॉक्स पर चेक मार्क लगाते हैं। हाँ, मतलब लगभग हर ऐप डाउनलोड करते वक्त। बिल्कुल। अगर हम ध्यान से सोचें तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम अनगिनत डिजिटल अग्रीमेंट्स का हिस्सा बन जाते हैं। नया ऐप हो या फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना हो या OTT प्लेटफॉर्म पर कोई नई वेब सीरीज देखनी हो। सही बात है। एक लंबा सा टेक्स्ट आता है जिसे पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता। हम फटाक से स्क्रॉल करते हैं और सीधे आई एग्री पर क्लिक कर देते हैं, जो कि सबसे कॉमन आदत है आजकल। राइट। लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि क्या वहां सच में हमारी कॉन्सेंट यानी सहमति दी गई है? क्या उस एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड वाले क्लिक का मतलब वही है जो कानून की नज़रों में एक सॉलिड वैलिड अग्रीमेंट होता है? आज की इस डीप डाइव में हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये टॉपिक आज के टाइम में पहले से कहीं ज़्यादा रेलेवेंट हो गया है। आज का हमारा मिशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कंसेंट और फ्री कंसेंट यानी स्वतंत्र सहमति के कॉन्सेप्ट को उसकी पूरी गहराई में समझना, जिसके लिए हमने काफी हैवी सोर्सेज को एनालाइज किया है। हाँ, इस इन डेप्थ डिस्कशन के सोर्सेज में हमने लीगल टेक्स्ट्स, कुछ बहुत ही लैंडमार्क और हैरान कर देने वाले हिस्टोरिकल केस लॉज और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल एज के ई कॉन्ट्रैक्ट्स को शामिल किया है। हमारा फोकस बेसिकली इस बात पर रहेगा कि कंसेंट एंड फ्री कंसेंट, इसका मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि कानून का एक बेसिक रूल है, एक कॉन्ट्रैक्ट तब तक कानूनी रूप से वैलिड नहीं होता जब तक उसमें इन्वॉल्व होने वाली दोनों पार्टीज की कंप्लीटली और जेन्युइन सहमति ना हो। ओके, लेट्स अनपैक दिस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कागज के पुराने धूल खाते टुकड़े या लंबे बोरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। ये हमारी डेली लाइफ का एक इनविजिबल पर बहुत बड़ा हिस्सा है। एग्जैक्टली एक सिंपल सी कैब बुक करने से लेके घर का रेंट एग्रीमेंट साइन करने तक या फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने तक हर जगह हम अननोइंगली कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर कर रहे हैं। तो क्यों ना कहानी को बिल्कुल फाउंडेशन से शुरू किया जाए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आखिर कंसेंट को डिफाइन कैसे करता है? अगर हम लॉ के बेयर बोन्स को देखें तो सेक्शन 13 के अनुसार कंसेंट को बहुत ही क्लियर पर थोड़े फिलोसॉफिकल शब्दों में समझाया गया है। कानून कहता है कि two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. The same thing in the same sense. यानी दो या दो से ज्यादा लोग तभी सहमति में माने जाते हैं जब वो दोनों एग्जैक्टली एक ही चीज पर एक ही मतलब और कॉन्टेक्स्ट के साथ राजी हों। इसे लीगल टर्म में कंसेंसस एड आइडम कहते हैं। कंसेंसस एड आइडम, राइट। अगर इसको सिंपल इंग्लिश में बोलें तो इसका अर्थ है मीटिंग ऑफ माइंड्स या दिमाग का एक ही पॉइंट पर मिलना। What's fascinating here is कि अगर दोनों पार्टीज के दिमाग एक पॉइंट पर नहीं मिल रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मीटिंग ऑफ माइंड्स सुनने में बड़ा पोएटिक लगता है, पर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बिल्कुल, जैसे मैं कुछ और सोच रहा हूँ और सामने वाला कुछ और। बिल्कुल, मिसकम्युनिकेशंस तो होती हैं, और इस मिसकम्युनिकेशन को समझने के लिए इन सोर्सेज में एक बहुत ही क्लासिक केस लॉ का जिक्र है जिसे हर लॉ स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, रैफल्स वर्सेस विचल हाउस, जिसे पॉपुलर कल्चर में द पियरलेस शिप केस भी कहते हैं। ओ हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ना? इस केस की कहानी कुछ ऐसी है, इमेजिन कीजिए 1800s का टाइम, बॉम्बे पोर्ट से कॉटन आना था एक शिप पर जिसका नाम पियरलेस था। बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट हो गया कि जब पियरलेस शिप आएगी तो कॉटन की डिलीवरी हो जाएगी। पर यहाँ किस्मत ने एक अजीब ट्विस्ट खेला। एग्जैक्टली, एक्चुअली दो शिप्स थे जिनका नाम कंप्लीटली सेम था। दोनों का नाम पियरलेस था। एक शिप अक्टूबर में सेल कर रही थी और दूसरी उसके 2 महीने बाद दिसंबर में। अब आप कंफ्यूजन का लेवल देखिए। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि बायर अपने दिमाग में अक्टूबर वाली शिप का इंतजार कर रही थी। उसे लगा जल्दी डिलीवरी आएगी। और सेलर का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। हाँ, दूसरी तरफ सेलर बिल्कुल रिलैक्स था, ये सोचकर कि वो दिसंबर वाली शिप से कॉटन भेजेगा। पेपर पर कॉन्ट्रैक्ट एकदम परफेक्ट लग रहा था क्योंकि उसमें लिखा था डिलीवरी बाय पियरलेस, पर मेंटली दोनों अलग अलग टाइमलाइन पर चल रहे थे। कानून ने इसका एनालिसिस करते हुए यही एस्टैब्लिश किया कि यहाँ कंसेंसस एड आइडम एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि दोनों पार्टीज के दिमाग में अलग अलग शिफ्ट्स थे। उन्होंने सेम थिंग इन द सेम सेंस पर अग्री नहीं किया था, यानी उनके माइंड्स मीट नहीं हुए। सही पकड़ा। इसलिए कोर्ट ने डिसाइड किया कि जब कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही मिसमैच्ड है तो वहाँ कंसेंट है ही नहीं
और नेचुरली ये अग्रीमेंट शुरू से ही अवैध था। लॉ इसे वॉइड अब इनिशियो कहता है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किसी पर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई। ये तो एकदम लॉजिकल लगता है, मतलब कंसेंट होना सबसे पहली शर्त है। लेकिन सोर्सेज में आगे पढ़ने पर एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। सिर्फ कंसेंट होना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका फ्री यानी बिल्कुल स्वतंत्र होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल लें, अगर किसी इंसान की कन पट्टी पर बंदूक रखकर बोला जाए कि अपना आलीशान घर मेरे नाम कर दो, और वो डर के मारे हाँ बोल दे, हाँ, तो टेक्निकली वो दोनों एक ही घर के बारे में सोच रहे हैं, यानी सेम थिंग इन द सेम सेंस तो हो गया। पर क्या इसको कानून कंसेंट मानेगा? बिल्कुल नहीं। एकदम सही एनालिसिस। और यहीं पर लॉ का एक और हिस्सा पिक्चर में आता है। सेक्शन 14 स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कि कंसेंट कब फ्री नहीं मानी जाएगी। बेसिकली 5 ऐसे विलेंस या विशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कंसेंट की प्योरिटी और फ्रीडम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 5 विलन्स, ये टर्म काफी कैची है ना? कानून इन 5 तरीकों को रिकॉग्नाइज करता है। पहला है कॉर्शन यानी दबाव या धमकी। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी मेंटल मैनिपुलेशन या अनुचित प्रभाव। तीसरा है फ्रॉड यानी धोखा। चौथा है मिसरिप्रेजेंटेशन यानी इनोसेंट गलत बयान। और 5वां है मिस्टेक यानी गलती। तो अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अगर इन 5 में से किसी भी फैक्टर की वजह से कंसेंट हासिल की गई है, बस मिस्टेक को छोड़कर जिसके रूल्स थोड़े अलग हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पर वॉइडेबल हो जाता है। अब ये वॉइडेबल क्या है? इसका मतलब है कि जिसके साथ गलत हुआ है, जो विक्टिम पार्टी है, कानून उसके हाथ में पावर दे देता है। वो कोर्ट में जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा सकते हैं, या फिर अगर उनको ठीक लगे तो उसको इन्फोर्स भी करवा सकते हैं। चॉइस उस विक्टिम के पास होती है जिसने धोखा या दबाव सहा है। ये है वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। इन विलेंस को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करना बनता है, क्योंकि इनके बीच के डिफरेंस बहुत ही न्यूआंस्ड है। गन पॉइंट पर साइन करवाना तो साफ कोअर्जन है, यानी धमकी। हाँ, वो तो सबसे ऑब्वियस एग्जाम्पल है। लेकिन लॉ इसे सिर्फ फिजिकली डराने तक लिमिटेड नहीं रखता। कानून के हिसाब से अगर कोई ऐसी धमकी देता है जो आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है, के तहत कोई क्रिमिनल एक्ट है, तो वो कोर्जन माना जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी को अनलॉफुली कब्जा कर लेना या कब्जे की धमकी देना भी शामिल है। राइट। और सोर्सेज में एक बहुत ही इंटेंस और शॉकिंग हिस्टोरिकल केस लॉ दिया गया है, चिक्कम अमीराजू वर्सेस चिक्कम सेशमा। इस केस में एक आदमी ने अपनी ही पत्नी और बेटे को धमकी दी कि अगर उन्होंने एक प्रॉपर्टी के पेपर्स पर उसके फेवर में साइन नहीं किए तो वो सुसाइड कर लेगा। सोचो फैमिली पर कैसा इमोशनल टेरर होगा। एग्जैक्टली। उन्होंने ऑब्वियसली उस डर और ट्रॉमा में आकर साइन कर दिया। जब ये मैटर कोर्ट पहुंचा तो बड़ा सवाल ये था कि क्या खुद की जान लेने की धमकी देना कोवर्जन में आता है? कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि सुसाइड की धमकी देना आईपीसी के तहत फॉरबिडन है, एक क्रिमिनल एक्ट की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। इसलिए ये 100% कोवर्जन है। वो प्रॉपर्टी पेपर्स वाला कॉन्ट्रैक्ट वहीं वॉइडेबल डिक्लेयर कर दिया गया। ये सच में एक आई ओपनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एक्सट्रीम इमोशनल ब्लैकमेल जब एक क्रिमिनल लिमिट को क्रॉस कर दे तो लॉ उसे कोवर्जन ही मानता है। एक और केस लॉ है जो शायद इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग और अजीब है। अच्छा, वो कौन सा है? रंगानायकम्मा वर्सेस अलवर सेट्टी। इस मामले में एक विधवा के पति का निधन हो गया था। उस दुख की घड़ी में उसके पति के रिलेटिव्स ने उस विडो के पति की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करने दिया जब तक उसने एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लीगल पेपर्स पे साइन नहीं कर दिए। बाप रे, ये तो सुनने में ही इतना इनह्यूमन लगता है, एक डेड बॉडी को हॉस्टेज बना लेना। बिल्कुल। आप उस विधवा का मेंटल स्टेट इमेजिन कीजिए। कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो उन्होंने साफ कहा कि किसी भी डेड बॉडी को इस तरह से रोकना आईपीसी के तहत अनलॉफुल और गलत है। इसलिए बिना किसी डाउट के ये कोअर्जन का क्लासिक केस माना गया और उस अडॉप्शन एग्रीमेंट को तुरंत सेट असाइड कर दिया गया। कानून देखता है कि कहाँ फ्री विल को किसी क्रिमिनल डर से कुचला गया है। हाँ, ये तो बात हो गई उन सिचुएशंस की जहां डर, फिजिकल फोर्स या क्रिमिनल थ्रेट्स का यूज हुआ। पर हर बार धमकी इतनी डायरेक्ट या लाउड नहीं होती। कभी कभी मैनिपुलेशन बहुत सटल, बहुत शांत होता है। सही बात है। क्या हो अगर कोई आपसे प्यार से या आपके ट्रस्ट का फायदा उठाकर आपको इन्फ्लुएंस करे, और वहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे विलन की, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये ट्रांजिशन बहुत जरूरी है समझना। अगर हम अनड्यू इन्फ्लुएंस को कोअर्जन से कंपेयर करें तो कोअर्जन में मसल पावर या डर का इस्तेमाल होता है,
पर अनड्यू इन्फ्लुएंस पूरी तरह से मेंटल मैनिपुलेशन का खेल है। मेंटल मैनिपुलेशन यानी दिमाग से खेलना। हाँ, ये तब होता है जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की इच्छा या थिंकिंग को डोमिनेट करने की पोजीशन में होती है और उस अनइक्वल पावर डायनामिक का अनफेयर एडवांटेज उठाती है। कानून ऐसे कई रिलेशनशिप्स को पहचानता है जहां एक इंसान नेचुरली डोमिनेंट होता है। फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स। राइट, एग्जैक्टली। फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स यानी जहां ट्रस्ट, भरोसा और एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है, जैसे एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिश्ता, एक लॉयर और उनके क्लाइंट का, या फिर एक स्पिरिचुअल गुरु और उनके भक्त का। हाँ, और सोर्सेज में एक बहुत ही फेमस केस लॉ दिया गया है जो इस स्पिरिचुअल एंगल को परफेक्टली कैप्चर करता है। मन्नू सिंह वर्सेस उमादत्त पांडे। इस स्टोरी में एक स्पिरिचुअल गुरु ने अपने एक डिवोटेड भक्त को इन्फ्लुएंस किया। उसने क्या कहा भक्त को? गुरु ने उस भक्त को कन्विंस किया कि अगर वो अपनी सारी जमीन जायदाद गुरु के नाम कर देगा तो अगले जन्म में उसे मोक्ष मिलेगा, स्पिरिचुअल सैल्वेशन मिलेगा। भक्ति और अंधविश्वास में आकर उस इंसान ने सच में अपनी सारी प्रॉपर्टी उस गुरु के नाम कर दी। पर कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। जब कोर्ट ने इस ट्रांजैक्शन को क्लोजली देखा तो उन्होंने इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्लियर केस माना। और उसका कोर रीजन यही था कि स्पिरिचुअल गुरु एक डोमिनेंट कमांडिंग पोजीशन में था। वहां पावर डायनामिक्स बिल्कुल अनबैलेंस थे। एक भक्त अपने गुरु की आज्ञा को माना करने की मेंटल स्टेट में होता ही नहीं है। लॉ ये मानता है कि जब भी ऐसी अनइक्वल रिलेशनशिप होती है और कॉन्ट्रैक्ट देखने से ही अनकॉन्शनेबल यानी कंप्लीटली वन साइडेड और अनफेयर लगता है, तो कोर्ट ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि वहां अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ होगा। तो ऐसे में प्रूफ किसको करना पड़ता है? ऐसे केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ उस डोमिनेंट पार्टी पर आता है, जैसे उस गुरु पर, कि वो कोर्ट को सैटिस्फाई करे कि उसने कोई ब्रेन वॉशिंग या गलत फायदा नहीं उठाया, जो कि ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये। कोअर्जन में भन या धमकी दिखाई देती है, पर अनड्यू इन्फ्लुएंस में माइंड कंट्रोल होता है जो बाहर से दिखता नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और चौथे विलेंस की तरफ, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ समझना जरूरी है, क्योंकि दोनों में ही एक पार्टी दूसरी को गलत इन्फॉर्मेशन फीड कर रही होती है। एग्जैक्टली। पर इनमें फर्क जमीन आसमान का है। अगर हम एक सेकेंड के लिए इन हिस्टोरिकल और लीगल केसेस से बाहर आकर एक एवरीडे एग्जाम्पल लें। मान लीजिए किसी को एक सेकेंड हैंड फोन खरीदना है। एक केस में सेलर को पता है कि फोन की स्क्रीन पूरी तरह से टूटी हुई है, पर वो उसको डार्क मोड और एक थिक स्क्रीन गार्ड से छुपा देता है ताकि बायर को पता ना चले। ये तो क्लियर कट फ्रॉड है। हाँ, यहाँ इंटेंट बहुत क्लियर है, धोखा देना। कानून कहता है कि अगर कोई जानबूझकर सच छुपाता है या कोई ऐसी प्रॉमिस करता है जिसे निभाने का उसका कोई इरादा ही नहीं है, तो वो फ्रॉड है। यहाँ इंटेंट टू डिसीव यानी धोखा देने की नीयत ही सबसे बड़ा विलन है। फ्रॉड के टॉपिक में एक और बड़ा डिबेटेड सवाल उठता है, क्या सिर्फ चुप रहना यानी साइलेंस भी फ्रॉड हो सकता है? ये ट्रिकी है ना? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जनरल रूल कहता है कि चुप रहना अपने आप में फ्रॉड नहीं होता। एक पुरानी लीगल कहावत है, कैविएट एम्प्टोर, जिसका बेसिक मतलब होता है लेट द बायर बिवेयर, या सीधे शब्दों में अपना फायदा नुकसान खुद देखो। एक सेलर की ये ड्यूटी नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट की हर छोटी बड़ी खराबी खुद गागा कर बताए। लेकिन हर रूल की तरह इसमें भी एक कैच है। बिल्कुल। चुप रहना फ्रॉड तब बन जाता है जब लॉ कहता है कि वहां बोलने की लीगल ड्यूटी थी। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स अटमोस्ट गुड फेथ पर चलते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त अपनी चेन स्मोकिंग की हैबिट या पुरानी बीमारियां छुपा नहीं सकते। वहां चुप रहना फ्रॉड है। और कोई एक्सेप्शन? एक और एक्सेप्शन तब आता है जब आपका चुप रहना ही कुछ बोलने के बराबर हो। मान लीजिए बायर पूछता है, अगर तुम अभी कुछ नहीं बोलते तो मैं मान लूंगी कि ये कार एक्सीडेंट फ्री है, और सेलर चुपचाप खड़ा रहता है, तो यहां उसकी साइलेंस को कानून फ्रॉड मानेगा। मेक सेंस। और इसके ठीक ऑपोजिट खड़ा है हमारा चौथा विलन, मिस रिप्रेजेंटेशन। फोन वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। मान लीजिए इस बार सेलर बायर को बताता है कि फोन में 128 GB स्टोरेज है, क्योंकि फोन के बॉक्स पर वही लिखा था। वो सच में यही मानता है, पर एक्चुअल में कुछ और निकलता है। हाँ, एक्चुअल में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से उसमें सिर्फ 64 GB स्टोरेज निकलता है। यहाँ सेलर ने गलत फैक्ट तो बताया, पर उसकी नीयत धोखा देने की नहीं थी। ये एक इनोसेंट मिस्टेक थी। इसको लॉ मिसरिप्रेजेंटेशन कहता है। एग्जैक्टली। और चाहे इंटेंशन धोखा देने की हो जैसे फ्रॉड में, या अनजाने में हुई गलती हो जैसे मिसरिप्रेजेंटेशन में, रिजल्ट दोनों का काफी हद तक सेम होता है।
जिस पार्टी को नुकसान हुआ है, जिसे गलत फोन मिला है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करने का राइट होता है। क्योंकि उसकी सहमति सही फैक्ट्स पर बेस नहीं थी। कानून ये मानता है कि उस इंसान की सहमति फ्री नहीं थी क्योंकि वो एक फॉल्स रियलिटी पर बेस थी। दोनों ही सिचुएशंस में कोर्ट विक्टिम को रिलीफ जरूर देता है। अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी विलन पर, मिस्टेक यानी आपस की गलती। ये एरिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ कोई किसी को मैनिपुलेट नहीं कर रहा, कोई धोखा नहीं दे रहा। यहाँ सिर्फ प्योर कंफ्यूजन है। सेक्शन 20 से 22 इसे डील करते हैं। मिस्टेक में दो तरह की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। इसको एक बड़ी सिंपल एनालॉजी से देखते हैं। अगर दोनों पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट के किसी ऐसे फैक्ट के बारे में गलतफहमी है जो उस डील के लिए सबसे एसेंशियल है, तो उसे बायलैटरल मिस्टेक कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो लोगों ने एक चैंपियन रेस हॉर्स खरीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। पैसे ट्रांसफर की बात तय हो गई, पर उन्हें कुछ पता नहीं था। हाँ, लेकिन उन दोनों को ही नहीं पता था कि वो घोड़ा 2 दिन पहले ही हार्ट अटैक से मर चुका है। यहां लॉ कहता है कि अग्रीमेंट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है, क्योंकि जिस चीज के ऊपर डील हो रही थी, जो फाउंडेशन था, वो तो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो मिस्टेक ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रिक्ट और इंटरेस्टिंग है। कानून का एक यूनिवर्सल फाउंडेशनल रूल है, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजाट, जिसका सीधा मतलब है कि कानून का ना पता होना कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अगर कोई इंसान कोर्ट में खड़े होकर बोले कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया में ये इनकम टैक्स का लॉ है, इसलिए मुझसे कॉन्ट्रैक्ट में ये गलती हो गई, तो जज उसको कोई रिलीफ नहीं देंगे। अगर लोग मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ का बहाना बनाने लगे, तो हर कोई कानून तोड़कर यही बोलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, इसलिए लॉ इस पर कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखता है, उसे वॉइडेबल नहीं बनाता। लेकिन इसमें एक फॉरेन लॉ वाला एंगल भी है ना? हाँ, एक ट्विस्ट ये है कि अगर कंफ्यूजन किसी फॉरेन लॉ को लेकर हुई है, जैसे किसी दूसरे देश के एक्सपोर्ट रेगुलेशन समझने में मिस्टेक हो गई, तो इंडियन कोर्ट्स उसको एक नॉर्मल मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह ट्रीट करती हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर आम इंसान को दुनिया के सारे देशों के कॉम्प्लेक्स लॉज पता हों। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये सब लीगल डॉक्ट्रिन्स, पुराने शिप्स और घोड़ों की डील्स, फ्रॉड और कोअर्जन, ये सब आज हमारी 21st सेंचुरी जिंदगी में कैसे फिट बैठते हैं? आज के हाइपरफास्ट डिजिटल एज में हम उन पेयरलेस शिप्स का इंतजार नहीं करते, पर हम उन क्लिक रैप कॉन्ट्रैक्ट्स, डिजिटल सब्सक्रिप्शंस और आई एग्री बटन्स के साथ हर घंटे इंटरैक्ट करते हैं। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है। और यही इस डीप डाइव का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का सेक्शन 10A इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स यानी ई कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरी तरह से वैलिड और लीगल मानता है। कानून साफ कहता है कि सिर्फ इसलिए कि कोई अग्रीमेंट पेपर की जगह स्क्रीन पर है, वो इनवैलिड नहीं हो जाता। लेकिन सवाल फॉर्मेट का नहीं है। सही बात है, सवाल फ्री कंसेंट की आत्मा का है। आजकल हम जो डिजिटल टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एडीजन कहा जाता है। इनका सीधा सा नेचर होता है टेक इट और लीव इट। मतलब टर्म्स मानोगे तो ही ऐप चलेगा। बिल्कुल। अगर आपको गूगल मैप्स यूज करना है या एप्पल का नया ओएस अपडेट करना है, तो आपको उनकी हजारों लाइंस की शर्तें माननी ही पड़ेंगी। यूजर के पास टर्म्स को थोड़ा सा भी निगोशिएट करने का, बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर अग्री नहीं करोगे तो ऐप बंद। यहाँ बार्गेनिंग पावर बिल्कुल एक तरफा होती है। एक जायंट टेक कंपनी और एक आम यूजर के बीच इक्वल स्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। और इस अनइक्वल पावर डायनेमिक को चैलेंज किया गया था उस लैंडमार्क केस में, LIC ऑफ इंडिया वी कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी के फेवर में एक बहुत बड़ी बात कही थी। कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने नोटिस किया कि ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे लाइफ इंश्योरेंस की वो लंबी डॉक्यूमेंट जिसमें माइक्रोस्कोपिक फॉन्ट में टर्म्स होते हैं, अगर उनमें टर्म्स बिल्कुल अनरीजनेबली वीक पार्टी के खिलाफ सेट किए गए हैं, तो वहां कोर्ट इंटरफेयर करेगा। ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है कंज्यूमर्स के लिए। सिर्फ स्क्रीन पर एक्सेप्ट क्लिक कर देने का या पेपर पर जल्दी में साइन कर देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सहमति सच में फ्री थी। अगर टर्म्स एक्सप्लॉयटेटिव हैं, तो कानून कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इस सिचुएशन को ग्लोबल लेंस से देखें, तो और भी नए पर्सपेक्टिव्स खुलते हैं। जैसे यूरोप का GDPR यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये प्राइवेसी और कंसेंट के मामले में दुनिया का सबसे एडवांस्ड फ्रेमवर्क है। GDPR ने तो काफी रूल्स बदल दिए थे इंटरनेट के। हाँ, GDPR साफ कहता है कि कंसेंट क्लियर और अफर्मेटिव एक्शन से आनी चाहिए।
आपने देखा होगा पहले वेबसाइट्स पर प्री चेक्ड बॉक्सेस होते थे, यानी बॉक्स पहले से ही टिक होता था और यूजर ध्यान ना दे तो ऑटोमेटिकली न्यूज़लेटर्स या ट्रैकिंग के लिए ऑप्ट इन हो जाता था। जीडीपीआर ने ऐसे हिडन ट्रैप्स को बिल्कुल इलीगल कर दिया है। यूजर को एक्टिवली पढ़कर बॉक्स पर क्लिक करना पड़ता है। और यूएस कोर्ट्स का इस पे क्या टेक है? यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट्स का एटीट्यूड भी बदल रहा है। एक बहुत फेमस केस है स्पेक्ट वर्सेस नेटस्केप। वहां यूएस कोर्ट ने रूल किया कि यूजर्स को टर्म्स का रीजनेबल नोटिस जरूर मिलना चाहिए। अगर एक कंपनी ने अपनी शर्तें वेब पेज के बिल्कुल बॉटम में छुपा कर रखी हैं, जहाँ एक नॉर्मल इंसान कभी स्क्रॉल डाउन नहीं करता, तो वहां यूजर की साइलेंस या यूज करने को वैलिड कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये तो एकदम फेयर लगता है। पर जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं तो यहाँ अभी भी एक बड़ा गैप नजर आता है जिसे ब्रिज करने की जरूरत है। हम आज भी एक बेसिक फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं जो 1872 में लिखा गया था, और उसको हम 2026 के एआई, मशीन लर्निंग और इंटरनेट इकोसिस्टम पे जबरदस्ती फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और क्लिक रैप एग्रीमेंट्स के जमाने में यूजर की सच्ची फ्री कंसेंट को बचाने के लिए हमारे कानूनी नजरिए को और ज्यादा तेजी से इवॉल्व होना पड़ेगा। तो इस पूरे इन डेप्थ सफर को अगर हम समराइज करें तो एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नजरिए से कंसेंट सिर्फ वर्बली हाँ बोलना या ब्लाइंडली आई एग्री पर क्लिक करना नहीं है। सच्ची और फ्री कंसेंट का मतलब है एक ऐसी हाँ जो बिना किसी डर या फिजिकल धमकी के दी गई हो, यानी कोअर्जन नहीं होना चाहिए। बिना किसी मेंटल मैनिपुलेशन या अनइक्वल पावर डायनामिक के, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बिना किसी छुपाए गए सच या धोखे के, जिसे फ्रॉड कहते हैं। बिना किसी गलत इन्फॉर्मेशन के, यानी मिसरिप्रेजेंटेशन के, और बिना किसी फंडामेंटल एरर के, यानी मिस्टेक के दी गई हो। चीजों को उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी में समझकर राजी होना ही सच में कंसेंट है। सही समरी है। ये ऐसी नॉलेज है जो हमारी डेली पर्सनल और बिजनेस लाइफ में शील्ड की तरह काम आती है। चाहे एक छोटी सी ऐप का सब्सक्रिप्शन हो, कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदनी हो, या अपने स्टार्टअप के लिए किसी वेंडर के साथ बड़ा एग्रीमेंट सेट करना हो। ये याद रखना जरूरी है कि अगर उस कागज या स्क्रीन के पीछे फ्री कंसेंट नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नज़रों में पावर होल्ड नहीं करता। विक्टिम के पास हमेशा ये रेमेडी होती है कि वो कानून का दरवाजा खटखटाकर उस अनफेयर एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड करवा सके। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब हम इस कॉन्सेप्ट को फ्यूचर में प्रोजेक्ट करते हैं तो एक बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा होता है। वो कैसा सवाल? आजकल एआई और कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स हमारे बिहाफ पर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में कॉन्ट्रैक्ट्स नेगोशिएट और एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदमिक स्टॉक ट्रेडिंग या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रन होने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एक पीस ऑफ कोड दूसरे पीस ऑफ कोड के साथ ऑटोमेटिकली कंडीशंस वेरीफाई करके डिजिटल एग्रीमेंट लॉक कर रहा है जिसमें ह्यूमन ब्रेन शामिल ही नहीं है, तो वहाँ मीटिंग ऑफ माइंड्स यानी कंसेंसस एडाइडेम आखिर किसका माना जाएगा? ये तो सच में डीप है। क्या वो माइंड उस ओरिजिनल प्रोग्रामर का है या उस ऑटोनॉमस एआई मॉडल का जो अपने आप सीख रहा है? क्या आने वाले वक्त में फ्री कंसेंट की सदियों पुरानी डेफिनेशन को इन एआई सिस्टम्स और बॉट्स के हिसाब से पूरी तरह दोबारा लिखना पड़ेगा? ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसे लॉ और टेक दोनों को मिलकर फिगर आउट करना होगा। वो दैट इज अ ट्रूली माइंड बेंडिंग थॉट। फ्यूचर में एआई और एल्गोरिदम्स का क्या रोल होगा लीगल एग्रीमेंट्स में, और लॉ इस पे कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखना वाकई थ्रिलिंग होगा। पर यह तय है कि कंसेंट का ये फाउंडेशनल आइडिया हमेशा किसी भी इंटरैक्शन की आत्मा रहेगा। तो उम्मीद है इस डीप डाइव ने कॉम्प्लेक्स लीगल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और क्लियर और एक्सेसिबल बनाया होगा। अगली बार जब वो आई एग्री का लंबा चौड़ा पॉपअप स्क्रीन पर आएगा तो शायद एक सेकंड के लिए ही सही ये सारे विलन्स और प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में जरूर फ्लैश करेंगे। सोच समझकर क्लिक कीजिए और क्यूरियोसिटी बनाए रखिए।